कक्षा 12वीं की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध कुटज का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तर्क वितर्क करते करते कुटज के नाम का स्मरण उन्हें हो आया है और कुटज के बारे में वे आगे कहते हैं कि कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं हैं और जो कालिदास के काम में आया हो वो बुरा कैसे हो सकता है। उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, लेकिन मिली कम है। रहीम को लेखक बड़े आदर के साथ स्मरण करते हैं। इसी क्रम में उन्हें रहीम का प्रसंग आ गया कि जैसे कुटज को जितनी इज्जत मिलनी चाहिए नहीं मिली, तो उसी तरह से वे कहते हैं कि रहीम को भी जो है जितनी इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, क्योंकि इज्जत तो नसीब की बात होती है। रहीम का नाम लेखक बड़े आदर के साथ लेते हैं। रहीम एक दरियादिल आदमी थे। दरियादिल यानी बड़े दानी थे। पाया सो लुटाया, लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब रखती है। रस चूस लेती है और छिलका और गुठली फेंक देती है। तो सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर से बुलाया और दूसरे ने फेंक दिया। आदर से कौन बुलाया? आदर से अकबर ने बुलाया। और उन्हें फेंक कौन दिया? अकबर का पुत्र जहांगीर ने उनको फेंक दिया। इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता, उनकी फकड़ाना मस्ती कहीं गई नहीं। अच्छे भले कद्रदान थे, यानी दानी थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार हो जाती है कि गलती कर बैठते। अब रहीम जी का भी मन खराब रहा होगा। लोगों की बेरुखी और बेकदरदानी से मुरझा गए होंगे। ऐसी ही मना स्थिति में उन्होंने बेचारे कुटज को भी एक चपत लगा दी, यानी एक थप्पड़ कुटज को लगा दी। झुझला कर कह दिए कि वे रहीम अब वृक्ष कहाँ जिनकर छाह गंभीर, बागन बीच बीच देखिए सेहुण कुटज करीर। वे रहीम अब वृक्ष का जिनकर छाह गंभीर, बागन बीच बीच देखिए सेहुण कुटज करीर। तो वे रहीम अब वृक्ष का, रहीम कवि कहते हैं कि वे अब वृक्ष कहाँ हैं जो पहले कभी हुआ करते थे। वे अब वृक्ष नहीं हैं। जिनकर छाह गंभीर, पहले के वृक्ष जो बड़े बड़े होते थे उनकी छाया बड़ी गंभीर होती थी, छायादार होती थी। अब बागन बीच बीच देखिए सेहुण कुटज करीर। अब बागों के बीच सेहुण है, कुटज है, करीर है। सेहुण माने सेहुण, कुटज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, करीर माने करीर। तो अब यही देखने को मिलता है। तो अब वो छाया आजकल के जो है पेड़ों में नहीं है। कुटज तो अदना सा वृक्ष है। छाही क्या बड़ी बात है? फूल क्या कुछ कम है? छाया के लिए न सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान कुटज को मिलना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का मूड खराब हो जाया करता है। वे गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। अन्यथा बागों से गिरिकूट बिहारी का क्या दुख है? गिरिकूट बिहारी जो पर्वतों पर जन्म लेने वाले हैं, उनको बागों से क्या लेना देना है? अब लेखक कुटज के बारे में जो है सोचते हैं कि इसकी उत्पत्ति के बारे में वो सोचते हैं। कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ, जो कुट से पैदा हुआ है। कुट घड़े को कहते हैं और घर को भी कहते हैं।
अगस्त मुनि को भी कुटज कहते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि वो घड़े से पैदा हुए थे। लेखक कहते हैं घड़े से क्या पैदा हुए होंगे, कोई और बात रही होगी, लेकिन उनको भी माना जाता है कि वे ये कुटज हैं, यानी घड़े से पैदा हुए। और कुटकारिका या कुटहारिका दासी को भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी शब्द से कवि कहते हैं कि कुटीर शब्द भी बना है। कुटीर शब्द के कारण ही कुटहारिका या कुटकारिका शब्द निकल करके आया है। एक शब्द और इससे बनता है कुटनी, और संस्कृत में इसको जो है और थोड़ा बढ़ा करके कुटनी शब्द कर दिया गया है। कुटनी को कुटनी कर दिया गया है। तो इस तरह से लेखक जो है कुटज शब्द के उत्पत्ति के बारे में काफ़ी विचार विमर्श कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फूल गमले में होते अवश्य हैं, पर कुटज तो जंगल का सैलानी है, उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना है। शब्द विचारोत्तेजक है। कुटज शब्द कहाँ से आया? लेखक को संदेह है कि यह आर्य भाषा का शब्द है भी या नहीं। एक भाषा शास्त्री संस्कृत शब्द का एक से अधिक रूप में जब प्रचलित होते हुए पाते हैं, तो उनकी कुलीनता पर ही शक कर बैठते हैं। संस्कृत में कुटज शब्द है, कुटच शब्द भी मिलता है, कुटज भी मिलता है। तो यह शब्द किस जाति का है, किस भाषा परिवार का है? आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। तो लेखक शब्द की उत्पत्ति के बारे में काफ़ी विचार विमर्श कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुटज का ये सुंदर फूल यहाँ सिल्वा लेवी कह गए हैं कि संस्कृत भाषा में सिल्वा लेवी एक भाषा शास्त्री हैं फ्रांस के, वो कह गए हैं कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा से आए हैं। आग्नेय भाषा जो दक्षिण पूर्व में पढ़ने के कारण इसको अग्निकोण या आग्नेय भाषा कहते हैं। आग्नेय भाषा क्यों कहते हैं? ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये चार कोण हुए इसके। ये ईशान कोण, और ये अग्निकोण, और ये नैऋत्य कोण, और ये वायव्य कोण, ये वायव्य कोण हुआ। तो लेखक कह रहे हैं कि दक्षिण पूर्व होने के कारण इसे अग्निकोण में होने के कारण इसे आग्नेय भाषा परिवार नाम दिया गया है। तो अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। कौन? जो फूल हैं, वृक्ष हैं, खेत हैं, बागवानी है। तो सिल्वा लेवी के अनुसार फूल वगैरह ये सब आग्नेय भाषा परिवार के हैं। तो कुटज भी तो एक फूल है, एक वृक्ष है, तो कहीं हो सकता है कि आग्नेय भाषा परिवार का ही वो हो। यह भी वहीं का तो नहीं है। एक जमाना था कि जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप मिले हुए थे। भूगोलवेत्ता बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया एक जमाना था जब मिले हुए थे, फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और ये दोनों अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञान पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ
कि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबद्ध है। यानी एशिया के जंगलों में और भारत में रहने वाले कुछ लोगों की भाषा में समानता मिल रही है। भारत की अनेक जातियां वह भाषा बोलती हैं जिनमें संथाल, मुंडा आदि भी शामिल हैं। शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया। ऑस्ट्रो माने ऑस्ट्रेलिया, एशियाटिक माने एशिया, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार इसका नाम दिया गया प्रारंभ में। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण कर इसे कोल परिवार की भाषा कहने लगे हैं। यानी आग्नेय भाषा परिवार को या ऑस्ट्रो एशियाटिक यह भाषा परिवार को हम लोग कोल परिवार की भाषा के नाम से जानने लगे। पंडितों ने बताया है कि कमल, कुडमल माने कली, कंब शंख, तांबूल आदि शब्द ऐसे ही बताए जाते हैं। पेड़ पौधे, खेत के उपकरण और औजारों के नाम भी ऐसे ही। कुटज भी हो तो क्या आश्चर्य, संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूट नहीं मानी। लेखक कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा ऐसी भाषा थी जो संस्कृत भाषा में अन्य भाषा के शब्दों को ग्रहण करने में कभी छूट नहीं मानी। न जाने किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर अपने बन गए। अन्य भाषाओं के नाना तरह के शब्द संस्कृत में आकर वो संस्कृत के बन गए। पंडित लोग छानबीन करके हैरान हैं। और संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। संस्कृत सर्वग्रासी, सर्व माने सबको, ग्रास माने ग्रास लेना, निगल लेना, हजम कर लेना। मतलब संस्कृत अन्य भाषाओं को ग्रास करके, निगल करके वो उसको अपना बना ली है, उसको जो है स्वीकार कर ली है। इसलिए संस्कृत को सर्वग्रासी भाषा कहते हैं। तो आज यहीं तक। कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं है, इसी प्रशंसा से लेकर संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। शेष अगले वीडियो में।